चलिए चलिए हेडिंग लगाइए कैपेसिटर। ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे हैं जिनको शुरू होने के लिए क्या चाहिए, बहुत हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, जो हमारा सोर्स क्या करता है, इतना एनर्जी फुलफिल नहीं कर पाता। तो नहीं कर पाता है तो हमको क्या चाहिए कि एक एडिशनल चार्ज स्टोरिंग डिवाइस चाहिए जो क्या करे, चार्ज को स्टोर कर ले। और इसी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है। ये कैपेसिटर का काम क्या है, ये कैपेसिटर का काम क्या है, तो इस कैपेसिटर का काम क्या है कि कैपेसिटर स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ चार्ज, इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोले आपको कि हमारे घरों में जितने भी डिवाइसेस हैं जो खास करके घूमते फिरते हैं, मूवमेंट जिसमें है, वो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या चाहिए होता है, हाई एनर्जी चाहिए होता है। क्यों? तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन का बैरियर है उस बैरियर को तोड़ने के लिए, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का बैरियर है वो तोड़ने के लिए। मैं पिछले दिन भी आपको बोला था क्या कि किसी गाड़ी में धक्का दे करके उसको अगर चलाना है तो शुरू में हमको बहुत पावर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर वो गाड़ी चलने लग जाए तो फिर कम पावर में भी काम चल जाता है। तो अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन सारे अप्लायंसेस में चलने के लिए बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी उसको चाहिए शुरू में, जो सोर्स क्या कर पाता है, फुलफिल
नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस इसमें लगा देते हैं, जो क्या करेगा, धीरे 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 पूरे चार्ज को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, और सारे चार्ज को एक ही बार में उसको दे देगा, उसको एनर्जी मिल जाएगा, वो क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। और इसी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए कि कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में जो है तो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। बात समझ में आ रहा है, चार्ज के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ईच कंडक्टर ईच कंडक्टर ईच कंडक्टर हैव कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। हर एक कंडक्टर के पास जो है तो चार्ज को स्टोर करने का क्या है, कैपेसिटी है, क्षमता है। सब क्या कर सकता है, चार्ज स्टोर कर सकता है। इसीलिए जो है तो हम लोग जो है सो हर कंडक्टर को कैपेसिटर भी बोलते हैं। कंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज क्या, कैपेसिटर। कंडक्टर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। क्यों भाई, कि हर कंडक्टर के पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, हर के पास क्षमता है चार्ज स्टोर करने का। तो जो जितना चार्ज स्टोर करेगा, है ना, जो चीज जो डिवाइस चार्ज स्टोर करेगा उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस कैसी होती है। तो हम लोग अपने घर में पंखा में यूज करते हैं ये कंडेंसर। देखिए ये क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। आप लोग अगर किसी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को खोलते होइएगा, चार्जर खोलते होइएगा या फिर बल्ब खोलते होइएगा, तो इसमें देखते होइएगा कि बहुत सारा चीज जो है सो ऐसे ड्राम के जैसे बना हुआ होता है, चॉकलेट के जैसा, एकदम चमकीला कलर में, बहुत सुंदर दिखने वाला, और इसमें दो पैर लगा हुआ होता है ना। वो सब भी क्या होता है, कैपेसिटर ही होता है। इस सब का भी काम क्या है, चार्ज स्टोर करना। जैसे आप लोग कैमरा देखे हैं, कैमरा में फ्लैश जलता है, तो आप सोचिए कि कैमरा में जो बैटरी लगती है वो एक 1.5 वोल्ट की बैटरी लगती है। लेकिन क्या इतना छोटा वोल्ट के बैटरी से, इतना कम पावर के बैटरी से इतना ज्यादा लाइट लाया जा सकता है एक बार में? नहीं लाया जा सकता है। तो क्या किया जाता है, उसमें एक कैपेसिटर फिक्स किया गया है। वो क्या करेगा, चार्ज को स्टोर कर लेगा अपने में। और जैसे ही हम इधर क्लिक करेंगे क्या होगा, ये सारा चार्ज एक ही बार में दे देगा, और कैमरा से एक बहुत बड़ा लाइट निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहें, किसके यूज से, कैपेसिटर के यूज से। तो इसी डिवाइस में क्या है इसका गुण, कि भाई चार्ज स्टोरिंग का कैपेसिटी है, ठीक ना। तो कोई भी एटम का हम जैसे जैसे मान लो कि हर एटम जो है, हर पार्टिकल जो है, हर कंडक्टर जो है, उसके पास क्या है, चार्ज को स्टोर करने का क्षमता है। किसी के पास कम क्षमता है, किसी के पास ज्यादा क्षमता है। तो हर एक कंडक्टर जो है इस दुनिया में वो क्या है, एक कैपेसिटर है। और हर कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है उसको एक टर्म दिया जाता है। मैं क्या बोला कि हर कंडक्टर के पास अलग अलग क्षमता है चार्ज को स्टोर करने का। तो इस क्षमता को मेजर करने के लिए हम लोग एक टर्म का यूज करते हैं, जिस टर्म को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक ना। तो क्या है कि इट इज, कहता है इसके बारे में क्या, कि इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी टू storing charge, it is the maximum capacity to storing charge of a conductor। कि किसी भी कंडक्टर के पास अधिक से अधिक जितना चार्ज को स्टोर करने का क्षमता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। कि कैपेसिटर्स में कोई कैपेसिटर ऐसा होगा जिसके पास कम चार्ज स्टोर करने का क्षमता होगा, किसी के पास क्या होगा, अधिक चार्ज स्टोर करने का क्षमता होगा। तो जो क्षमता होता है अधिक से अधिक चार्ज स्टोर करने का, इसी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। अब तुम देखो कि मान लो क्या, कि कोई एक कंडक्टर है, मान लो कि कोई एक कंडक्टर है ऐसा, इस पे कोई चार्ज अभी नहीं है, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हम लोग क्या किए कि छोटा छोटा चार्ज यहां से उठाए, प्लस डी क्यू, और इस डी क्यू को क्या किए, यहां से उठा करके पहुंचा दिए यहां पर। ये प्लस डी क्यू आ गया अब यहां।
तो ये बताओ, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको कोई काम करना पड़ेगा? पहला चार्ज को ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगेंस्ट में कोई नहीं है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ से टक करेंगे, वहां टक से जाके रोक लेंगे, हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम फिर यहाँ से वापस आए और फिर प्लस दूसरा डी क्यू लिए, फिर क्या किए, प्लस दूसरा डी क्यू उठाए, और इस डी क्यू को भी हम क्या किए, धीरे धीरे पहुंचाना यहाँ पर शुरू किए। अब जब हम पहुंचा रहे थे इसको, तो ये कह रहा था कि मत लाओ, क्यों कि पहले से इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगला भी पॉजिटिव चार्ज को हम इस पर ले जा रहे हैं, ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको काम करना पड़ेगा, अधिक काम करना पड़ेगा। फिर हम देखो कि इसको ले गए, फिर हम दूसरा चार्ज को लेकर के गए यहाँ पर। मतलब इस तरीके से जो है, तो इस पर हम जितना डी क्यू ले जा रहे हैं, अगले डी क्यू को ले जाने में मुझे उतना ही अधिक मेहनत करना पड़ेगा। क्यों कि इस पर पहले प्लस डी क्यू था, एक ही विरोध कर रहा था। अब दूसरा को पहुंचा दिए तो अब इस पर 2 हो गया। अब इसको ले जाएंगे तो इसका 2 आदमी मिलकर विरोध करेगा। तीसरा को ले जाएंगे और ज्यादा विरोध करेगा, तो हमको काम और ज्यादा करना पड़ेगा। और चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है, उसी काम को तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। मतलब इस कंडक्टर पे जितना ज्यादा चार्ज बढ़ रहा है, उतना ज्यादा क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, हमको काम अधिक करना पड़ रहा है। जरा सा ऐसे सोचो कि इसको प्रैक्टिकली समझते हैं क्या, कि अब हम इस पर चार्ज डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, इस पर चार्ज भी बढ़ता जाएगा और हर चार्ज के साथ इसका पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, चार्ज से भर जाएगा। अब भर जाएगा तो इस पर हम चार्ज डालेंगे, लेकिन इसका पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं। क्यों कि आपको याद होगा, कभी आपको कोरोना डिस्चार्ज नाम का कोई टर्म पढ़ाए थे, याद है? उसमें क्या बोले थे, इसके सराउंडिंग में कुछ नहीं होगा तो एयर पार्टिकल्स तो होगा। अब इस पर जब मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एकदम भर गया है, पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या हो गया है, भर गया है बहुत देर के बाद, अब ये क्या करेगा, हवा के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, कहेगा तुम्हारे पास दोनों तरह का चार्ज है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तभी तो तुम न्यूट्रल हो। तो ऐसा करो कि नेगेटिव को मेरे तरफ करो और पॉजिटिव को तुम क्या करो, दूर करो, है ना? कुछ देर के बाद एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इस पॉजिटिव को क्या कहेगा कि बेटा अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम बाहर निकल जाओ। यही होगा। मतलब हम इधर चार्ज ला रहे हैं और ये इधर से क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। तो इसके पास जितना मैक्सिमम चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी होगा, इसी कैपेसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल। मान ले मैं हूं, मेरे घर पे मेरी वाइफ है, मैं क्या किया, एक दोस्त को लेकर के आया, चलो कोई बात नहीं, आ गए तो खाना पीना हो जाएगा। फिर मैं गया दूसरा दोस्त को पकड़ के ले आया, अब वो थोड़ा टेंशन में आएगी, थोड़ा सा अपोज करेगी। तीसरे को लेके आया और गुस्सा हो जाएगी, क्या कर रहे हैं, ज्यादा आदमी को लेके आ रहे हैं। पांचवें को लेके आया, 10 के 15 आएगा, चूल्हा चौका पटक के कहेगी करो अपना, बनाओ खाओ। हो रहा है ना, क्या कर रहे हैं, चार्ज जैसे जैसे ला रहे हैं, इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है ना? एक समय आया कि अब बर्दाश्त से क्या हुआ, बाहर हुआ, बर्दाश्त से बाहर हुआ, क्या करने लगे, चार्ज को इधर लीक करने लगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी कंडक्टर पे जैसे जैसे हम उस पर चार्ज बढ़ाते जाते हैं, उसका पोटेंशियल क्या होता जाता है, और एक एक्सटेंट के बाद ऐसा होता है कि हम इस पे चार्ज तो ला करके डालते हैं, लेकिन इसका पोटेंशियल बढ़ता नहीं है। क्यों कि अब जो है सो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो चुका है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग पॉइंट क्या लिखेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में ये देखिए कि इफ वे इंक्रीज द amount of charge on a conductor, कि किसी एक कंडक्टर पे जब हम लोग चार्ज का अमाउंट क्या करते हैं, बढ़ाने लगते हैं, तो होता क्या है, देन द पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड बॉडी, पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड बॉडी ऑल्सो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑल्सो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक ना? टिल एन एक्सटेंट, कि एक समय के बाद क्या होता है,
एक समय के बाद क्या होता है कि द बॉडी स्टॉप्स टू होल्ड द चार्ज, कि चार्ज को होल्ड करना बॉडी क्या कर देता है, छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है भाई? तो ये अपने अगल बगल के एयर मॉलिक्यूल के साथ ये क्या होने लग जाता है, पोलराइज्ड विथ सराउंडिंग मीडियम, कि सराउंडिंग मीडियम के साथ ये क्या किया, पोलराइज होना शुरू कर दिया, ठीक ना। एंड एंड द चार्ज गेट्स लीक्ड, क्या होने लगता है, लीक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर के सरफेस से क्या होने लगता है, चार्ज लीक करने लग जाता है। बात समझ में आया क्या? कि चार्ज हम ढो करके इस पर डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, इसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एक एक्सटेंट के बाद क्या होगा, हम इस पे चार्ज डालेंगे, ये सराउंडिंग के मॉलिक्यूल के साथ क्या होता जाएगा, पोलराइज्ड होता जाएगा और खुद को क्या करता जाएगा, डिस्चार्ज करता जाएगा। चार्ज इस पर से क्या होने लगेगा, लीक होने लगेगा, है ना। अब यहां से हम देख क्या रहे हैं भाई, तो यहां से देख रहे हैं कि इस बॉडी पर जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमको चार्ज ले जाने में ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इस एक्सप्लेनेशन से हमको ये पता चल रहा है क्या, इस एक्सप्लेनेशन से हमको ये पता चल रहा है क्या, कि जो चार्ज है Q एंड पोटेंशियल भी, और पोटेंशियल जो है भी, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, V। अब हम लोग जानते हैं क्या, कि जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट भी आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आया क्या, C। यहां पर क्या कह रहा है क्या, कि वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड इज known as the capacitance of conductor, and it known as the capacitance of conductor। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं, किसी भी कंडक्टर का क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। क्या बोले आपको, कि बेटा किसी भी कंडक्टर पे हम लोग जैसे जैसे चार्ज ढो के ले जा रहे हैं, तो चार्ज ढो के गए, रख के आए, तो यहाँ पर चार्ज भी बढ़ा और रिपल्सन भी क्या हुआ, बढ़ा, तो हमको अधिक काम भी करना पड़ा। मतलब चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, पोटेंशियल के। तो पोटेंशियल से प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाएंगे तो एक कांस्टेंट C आया, और C के बारे में क्या बोला, कि यही क्या है, कैपेसिटेंस। अब देखो कि यहां से अगर हम लोग बात करें C इक्वल टू लिखने का, तो C इक्वल टू कितना लिखेंगे, Q बाय V। C इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बाय V। अब यहां से देखो कि अगर कोई आदमी मैथमेटिकल फॉर्मूला पूछे कैपेसिटेंस का, मैथमेटिकल डेफिनेशन पूछे कोई कैपेसिटेंस का, तो सीधे क्या कहेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी टू द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी, या चेंज इन पोटेंशियल टू द बॉडी। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग सीधे लिखेंगे क्या कैपेसिटेंस के बारे में, कि कैपेसिटेंस के बारे में लिखेंगे क्या, कि जो कैपेसिटेंस है हमारा, जो कैपेसिटेंस है हमारा, वो कैपेसिटेंस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as
the ratio of charge on a body to the change in potential, to the change in potential of that body। मतलब किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज Q है और उसमें पोटेंशियल का चेंज V का होता है तो कैपेसिटेंस कैसे होगा, C इक्वल टू क्यू बाई V के बराबर में। इतना बात समझ में आया, ये याद रखना है, C इक्वल टू हमेशा क्या, Q बाई V। अब देखिए ये चार्ज कैसा क्वांटिटी है और पोटेंशियल भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, दोनों कैसा क्वांटिटी है। तो स्केलर से स्केलर में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर आएगा। अब देखो कि इसका मतलब ये, सीधा सीधा बात ये कि जो आपका कैपेसिटेंस है, जो आपका कैपेसिटेंस है वो कैसा क्वांटिटी है, इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों कि ऊपर चार्ज भी स्केलर और नीचे पोटेंशियल भी क्या, स्केलर, तो कैपेसिटेंस भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। दूसरी बात देखो कि अगर बात करें हम लोग एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस का, तो देखो तो ऊपर चार्ज है, क्या होना चाहिए, कूलम्ब, और नीचे पोटेंशियल है, क्या होना चाहिए, पोटेंशियल कैसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का क्या होना चाहिए, कूलम्ब पर वोल्ट। तो द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, कूलम्ब पर वोल्ट, और इसी को बोला जाता है एंड इट इज नोन एज, एंड इट इज नोन एज, और इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है क्या, फैराड। इसी को क्या कहा जाता है, फैराड, एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। इसी फैराड को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसे चार्ज का यूनिट होता था कूलम्ब, हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन लिख लेते हैं ना, ऐसे ही वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट को जो है सो हम लोग क्या लिख देते हैं, फैराड लिख देते हैं, और इसी को किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। देखो फैराड जो है वो कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट है, फैराड क्या है, कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए कुछ छोटे छोटे यूनिट का भी यूज किया जाता है, जैसे 1 मिली फैराड का। 1 मिली फैराड, इसको लिखेगा कैसे, 1 एम और कैपिटल एफ। मिली कूलम्ब लिखते थे ना, तो मिली कूलम्ब का मतलब कितना, 10 का पावर -3 फैराड। इसी तरीके से एक दूसरा यूनिट क्या लिखेंगे, माइक्रो। तो माइक्रो फैराड अगर लिखना होगा तो माइक्रो फैराड को कितना लिखते थे, 1 म्यू एफ, म्यू सी लिखते थे ना 1 माइक्रो कूलम्ब को, तो ये कितना लिखाएगा, 10 का पावर -6 फैराड। ये सब कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल यूनिट है, माइक्रो फैराड और मिली फैराड। अब देखो कि मैक्सिमम कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। कि मेरे पास चार्ज स्टोर करने का कितना कैपेसिटी है, इसी को क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। अब देखो मेरे पास घर है एक, जिस घर में 100 आदमी का कैपेसिटी है, क्या उस घर में 5 आदमी रहेगा तो उसका क्षमता कम जाएगा, क्या उस घर में नहीं आदमी रहेगा तो उसका क्षमता कम जाएगा, क्या 100 का 100 आदमी रहेगा तब क्षमता कम जाएगा। मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना है इससे उसके क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर का कैपेसिटी 100 आदमी का है, मतलब 100 आदमी का क्षमता है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे अभी कि कैपेसिटेंस क्यू और भी पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, क्यू बाई भी लगता है, लेकिन अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम लोग बात किए स्केलर वेक्टर में कि कैपेसिटेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर वोल्ट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैराड बोलेंगे, और कुछ छोटे छोटे यूनिट्स का भी बात किए। अब जरा सा देख लीजिए, अगर डायमेंशन का बात किया जाए, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस का, तो देखिए अगर डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस का बात किया जाए, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस का, तो देखो तो C इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, Q बाई V। मतलब जो C का डायमेंशन होगा वही Q बाई V का डायमेंशन होगा। आप जरा सा याद करिए कि Q का डायमेंशन कितना होता है, Q का डायमेंशन कितना होता है,
80 और v इक्वल टू आप W/Q0 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे। वर्क डन का डायमेंशन आपको याद होगा, ML2 और T माइनस, और नीचे ये भी याद होगा, चार्ज है तो कितना 80, सबको ऊपर ले जाइए। तो जो आपको v का जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा, ML2 T माइनस 2 है और एक ऊपर गया तो कितना हो गया, और a माइनस कितना, यही हो जाएगा किसका, v का डायमेंशन। अब इस दोनों का वैल्यू यहाँ पर अगर आप रख देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 80 और बाय v का कितना मिला है, ML2 T माइनस 3 और a माइनस कितना 1। सबको ले चलो ऊपर। तो जब ऊपर ले जाओगे तो जो कैपेसिटेंस का तुमको डायमेंशन मिलेगा, m ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, m माइनस l कितना हो जाएगा, l माइनस t, एक पहले से और -3 और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, और a एक ऊपर में है और पहले से एक है। समझ में आ रहा है बात? एक पहले से है, एक और गया, कितना हो गया, 2। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का डायमेंशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आप याद करिए कि आप लोग कभी ओम्स लॉ पढ़े होइएगा, पढ़े हुए हैं ओम्स लॉ? तो ये ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ में क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ में पढ़ते हैं क्या, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, 10वीं क्लास में पढ़े हुए होंगे कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट के। और वहां प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते थे तो v इक्वल टू कितना होता था, IR। और इस R के बारे में हम लोग क्या कहते थे कि ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसको रेजिस्टेंस के नाम से जानते थे। और रेजिस्टेंस की किसी गिवन कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से R इक्वल टू जो हम लोग लिखते थे वो कितना लिखते थे, V/I। तो इसमें क्या है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो कि V रहा 1 वोल्ट का और I रहा 1 एम्पियर का, अभी भी जो है सो R बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम। पोटेंशियल को बढ़ा के कर दिए 2 वोल्ट का, एम्पियर में करंट भी कितना हो गया, 2 एम्पियर का, अभी भी R बराबर कितना रहेगा, 1 ओम। V/I करते जाओ, V/I करते जाओ, कितना मिलेगा, 1। अगर हम इसको बढ़ा करके कर दिए 3 वोल्ट का तो ये भी हो जाएगा कितना, 3 एम्पियर, अभी भी जो है सो R बराबर कितना रहेगा, 1 ओम। तो भाई साहब हम लोग जो कैपेसिटेंस में लिखते हैं C इक्वल टू Q/V लिखते हैं ना, तो ये C भी तो कांस्टेंट ही है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट। मतलब किसी गिवन कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो ना तो इस चार्ज पर डिपेंड करेगा ना तो इस पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा आप पॉइंट यहां से क्या लिखिएगा कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, कि चार्ज क्यू पर डिपेंड नहीं करता है, एंड चेंज इन पोटेंशियल, एंड चेंज इन पोटेंशियल भी पर भी ये डिपेंड नहीं करता है। ना तो पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही भी पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल जो डिपेंड करता है, जो पोटेंशियल डिपेंड करता है, जो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, वो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस चीज पे, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है किस किस चीज पे, तो डिपेंड्स ऑन, पहला शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, कि उस कंडक्टर का शेप और साइज कैसा है। दूसरा बात किस चीज पे डिपेंड करता है, मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, कि कंडक्टर के सराउंडिंग का मीडियम कैसा है, इस चीज पर डिपेंड करता है। ये सारा चीज अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। और तीसरा चीज पर डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ चार्ज,
प्रेजेंस ऑफ चार्ज सराउंडिंग द कंडक्टर, कि कंडक्टर के सराउंडिंग में और भी कितने सारे चार्ज हैं, इस पर भी क्या करता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज आप याद रखिएगा। फॉर्मूला से लगता है कि C इक्वल टू क्यू बाई वी है, क्यू पे डिपेंड करता होगा, बी पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? कि जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होगा, लेकिन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो भाई अगर भी 1 वोल्ट का रहे और क्यू भी 1 कूलम का रहे तो भी कैपेसिटेंस कितना रहेगा, 1 फैराड रहेगा। अगर भी को 2 कूलम कर दें और इसको भी 2 वोल्ट कर दें तब भी ये कितने का रहेगा, 1 फैराड करेगा। तो चार्ज के बदलने से और पोटेंशियल के बदलने से, जैसे पोटेंशियल और करंट के बदलने से रेजिस्टेंस अनइफेक्टेड है, ऐसे ही यहाँ पर चार्ज और पोटेंशियल के बदलने से कैपेसिटेंस भी क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा भाई, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। और किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो दूसरी चीज जो है डिपेंड करने का, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो दूसरा चीज डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है सराउंडिंग में, कंडक्टर के सराउंडिंग में। तीसरा चीज क्या, कि सराउंडिंग के अगल बगल में कहीं पर चार्ज है क्या, अगर चार्ज है तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अनइफेक्टेड हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? कैपेसिटेंस में मैं क्या बोला कि इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी एंड पोटेंशियल। क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट पर बात किए, डायमेंशन पर बात किए। अब आए क्या कि कहे कि कैपेसिटेंस चार्ज पर और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। किस चीज पे बात करता है, तो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ अ कंडक्टर पे। डिपेंड करता है किस चीज पे, मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर पे। डिपेंड करता है किस चीज पे, प्रेजेंस ऑफ चार्ज सराउंडिंग द कंडक्टर। अब देखो कि इस चीज को हम थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाएं। ये था पूरा आपका क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन कि कैपेसिटर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। तो कैपेसिटर क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। हर कंडक्टर का अपना अपना चार्ज स्टोर करने का क्षमता होता है, और जिस कंडक्टर का मैक्सिमम क्षमता जितना है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस। हम लोग ये बात जानते हैं कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे हम लोग वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होता है। अब पोटेंशियल बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनल हुआ भी के, हटाए एक कांस्टेंट आया सी, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन मिला क्या, कि चार्ज ऑन द बॉडी टू द पोटेंशियल का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। दूसरी बात, चार्ज भी स्केलर और पोटेंशियल भी स्केलर, मतलब दोनों का रेशियो भी क्या होगा, यूनिट, ऊपर चार्ज का यूनिट क्या, कूलम, और नीचे क्या, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराड। क्या है, बहुत बड़ा यूनिट है तो उसके लिए कुछ छोटे यूनिट का यूज किए, माइक्रो फैराड, मिली फैराड, पिको फैराड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर डायमेंशन देखे कि क्या डायमेंशन होगा कैपेसिटेंस का। अब हम आपको सबसे लास्ट लाइन क्या बोले, कि जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज ऑन द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता और पोटेंशियल ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, शेप साइज पे, मीडियम सराउंडिंग पे। तो सर इसके लिए कोई प्रूफ बताइए। तो प्रूफ के लिए देखो कि जो स्फेरिकल वो टाइप्स है कैपेसिटर का, उस टाइप्स में जो सबसे पहला है उसको बोला जाता है क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, या कैपेसिटर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर भी। क्यों, कि हर कंडक्टर के पास चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। नाम से ही क्लियर है क्या, कि एक ऐसा कैपेसिटर जिसका साइज कैसा हो, स्फेयर के जैसा, उसे क्या कहेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे। तो अब मान लो भाई, मान लो क्या, कि अपने पास एक कोई सा ऐसा कंडक्टर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। अपने पास क्या है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, और कह रहा है क्या, कि इस स्फेरिकल कैपेसिटर का जो रेडियस है वो आर, और इस पे जो चार्ज है वो कितना, +Q, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, माना है क्या, कि माना है क्या, कि लेट एन स्फेरिकल capacitor having radius r and charge +Q on it। माने क्या, कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, कंडक्टर है, जिस पर चार्ज कितना है, +Q, और उसका रेडियस कितना है, r।
तो आप लोग ऐसे स्फेयर के कारण पोटेंशियल पर हैं कि आउटसाइड इनसाइड सरफेस पे कितना होगा। तो आपको याद होगा कि इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल Vs होता था वो कितना होता था, के क्यू बाय, याद है कि नहीं याद है। तो अगर हम लोग बात करें क्या, अगर हम लोग बात करें क्या कि पोटेंशियल पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कैपेसिटर का अगर हम लोग बात करें, अंदर कितना है बाहर कितना है इससे हमको मतलब नहीं है। इसमें जो पूरा का पूरा चार्ज रहेगा, चूंकि ये कंडक्टर है तो इसके सारे चार्ज कहाँ पर रहेंगे, इसके सरफेस पर रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे सारे चार्ज, इसके सरफेस। इनसाइड में कोई चार्ज नहीं रहेगा। बार बार ये चीज हम आपको बताए हैं कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहाँ पर रहता है, सरफेस पर रहता है। और सरफेस पर अगर इसके पोटेंशियल का हम लोग बात करें V इक्वल टू, तो ये कितना होगा, के क्यू बाय आर के बराबर में। इसी को थोड़ा अगर अच्छे से लिखें तो के को लिखिए कितना, 1/4πε0 और क्यू बाई कितना। इतना बात आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्या बोले, एक ऐसा कैपेसिटर जिसका शेप स्फेयर के जैसा हो, उसे क्या बोलेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसा माने जिसका रेडियस आर हो और उस पर चार्ज कितना हो, क्यू हो। तो हम लोग ये पहले से जानते हैं कि पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर सरफेस पर, है ना। अब देखो कि अगर बात किया जाए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो तुम देखो कि तुम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हो क्या, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, क्या कहता है भाई, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या कहता है कि C इक्वल टू जो होता है वो कितना, क्यू बाय V। इसी को देखो तुम कि अगर हमको लिखना है तो C के जगह पर C रहने देते हैं, Q के जगह Q, नीचे कुछ नहीं तो 1, और V के जगह पर 1/4πε0 Q बाई आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कोई दिक्कत है आपको, नहीं कोई दिक्कत है। इसी को देखिए जब आप पलट करके लिखिएगा, तो जब पलट करके लिखिएगा तो C इक्वल टू क्यू बाई 1 का क्यू बाई 1 रहेगा, और ये पूरा टर्म डिवाइड में है तो पलट के मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 4πε0 इंटू आर, और नीचे कितना, क्यू। ये पूरा टर्म पलट के मल्टीप्लाई होगा। देखो क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, बचा क्या, C इक्वल टू 4πε0 आर। ये क्या निकल के आया, कैपेसिटेंस। अब देखिए कि रेडियस जितना अधिक होगा कैपेसिटेंस उतना अधिक होगा। इसमें तुम देखो कि जो C इक्वल टू तुम्हारा आया है 4πε0 आर, ये 4π तो निठल्ला कांस्टेंट है, इसको कोई बदल ही नहीं सकता है। तो बदल क्या सकता है, आर बदल सकता है। तो आर चेंज होगा मतलब शेप चेंज होगा, छोटा स्फेयर छोटा रेडियस, बड़ा स्फेयर बड़ा रेडियस। तो जैसे जैसे इसका साइज बदलेगा वैसे वैसे इसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा। दूसरा चीज एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम के नेचर को डिसाइड करता है। तो अगर सराउंडिंग का मीडियम एयर है तो हम एयर का परमिटिविटी लिख रहे हैं, अगर सराउंडिंग में कोई दूसरा मीडियम रहेगा तो उस मीडियम का परमिटिविटी लिखेंगे। मतलब यहाँ से सीधा सीधा चीज डिपेंड है कि सी जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज पे, डिपेंड्स ऑन आर, और आर किस चीज को डिसाइड करेगा, शेप को। सी डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन नॉट, ये किस चीज को डिसाइड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम का। मतलब इस कंडक्टर पे कितना चार्ज है इससे कोई मतलब नहीं है, इसका पोटेंशियल कितना है इससे कोई मतलब नहीं है। कैपेसिटेंस को मतलब है कि इसका रेडियस कितना है, मतलब इसका शेप साइज कैसा है, और कैपेसिटेंस को मतलब है कि इसके सराउंडिंग का मीडियम कैसा है। अगर एयर या वैक्यूम है तो एयर या वैक्यूम का परमिटिविटी रखेंगे, और अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उस मीडियम का परमिटिविटी रखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कि अगर तुमसे कहे क्या, अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर having radius 1 मीटर,
अगर किसी कंडक्टर का रेडियस 1 मीटर है तो बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ऑब्वियसली स्फेरिकल कैपेसिटर है, और इसके लिए हम लोगों ने क्या जाना है कि कैपेसिटेंस C इक्वल टू जो होता है वो कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जानते हो। अच्छा, ये देखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁹9। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा ये 1/9 इंटू 10⁻⁴ कितना होगा 9। 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो बचेगा 10/9 और इंटू 10⁻, यहाँ 10 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻ कितना, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये करीब करीब 1.1 आ जाएगा, और इंटू 10⁻ कितना -10। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है 1.1 इंटू 10⁻ कितना -10, और इंटू रेडियस कितना है 1 मीटर। मतलब इसका जो कैपेसिटेंस आ रहा है 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फैराड के बराबर में। अब तुम देखो कि 1 मीटर के बड़ा कंडक्टर लिए हम लोग, 1 मीटर के बड़ा कंडक्टर लिए हम लोग, बहुत बड़ा कंडक्टर होता है 1 मीटर का स्फीयर। अपने छत पे पानी का टंकी 1000 लीटर वाला देखे हो, उतना बड़ा साइज में होता है, और उतना बड़ा साइज का कंडक्टर है, और कैपेसिटेंस कितना है 10⁻⁻10 के ऑर्डर का, बहुत छोटा कैपेसिटेंस है ना। तो अगर हमको ये पंखा चलाना पड़े तो लग रहा है उस हिसाब से मंगल ग्रह पर से तार जोड़ के लाना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, ये देखते हैं कि अगर हमको 1 फैराड का कैपेसिटेंस चाहिए तो कितना बड़ा रेडियस रखना पड़ेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन आप ये देखिए कि इफ द कैपेसिटेंस of a conductor, if the capacitance of a conductor is 1 farad, then find its रेडियस। तो इसका रेडियस क्या करो, फाइंड करो। फिर से देखो भाई कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपने पास क्या है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस बार कैपेसिटेंस कह रहा है कि हमको पता है 1, और इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो इक्वल टू निकल आएगा कितना आर, यानी कि आर इक्वल टू जो निकल गया ये निकल के आया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹9 मीटर। जरा सा देखो ये रेडियस जो है ये 9 इंटू 10⁹9 मीटर है ना। जरा सा अर्थ के रेडियस से कंपेयर करो तो जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है ये कितना 6400 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में बदलोगे तो 64 पे 50 मीटर। अगर इसको एक्सपोनेंट में लिखोगे तो 6.4 इंटू 2 2 4 2 6 10⁻6 मीटर। अर्थ का रेडियस इतना है, और इससे 10⁻3 गुना ज्यादा का 1.5 गुना, उधर 6 है तो इधर 9 है, उससे भी 10⁻3 गुना का 1.5 गुना ज्यादा बड़ा अगर रेडियस होगा तो 1 फैराड का कैपेसिटेंस आएगा। बताइए ये कैपेसिटर किसी काम का है। उस हिसाब से अगर पंखा चलाना पड़े हमको कैपेसिटर लगा के तो सूर्य से तार जोड़ के लाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ही इतना बड़ा है। इतना बड़ा कैपेसिटर तो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, इसीलिए क्या होता है ये स्फेरिकल कैपेसिटर फेल करता है अपने यूज में। हमको चाहिए कुछ ऐसा जो छोटा हो साइज में और उसका कैपेसिटेंस क्या हो बहुत अधिक हो। लेकिन यहाँ पर भाई अगर 1 फैराड का कैपेसिटेंस चाहिए तो रेडियस इतना चाहिए जो अर्थ के कितना 1000 गुना है ना। तो 1 फैराड कैपेसिटेंस के लिए इतना बड़ा कैपेसिटर बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। अपने लिए यूजफुल है क्या, नहीं यूजफुल है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था किस चीज का, कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन था कि कैपेसिटर क्या होता है उसका कैपेसिटेंस, ठीक ना, और कैसे निकाला जाता है। तो आज बताए क्या चीज आपको, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल के दिखाए कितना, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सर पीछे जो आप बोले थे कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, केवल शेप साइज पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, ये बात यहाँ से प्रूफ हो रही है ना। और हटाइए क्यों, तो हटाइए क्यों कि कैपेसिटर
पृथ्वी के 1000 गुना से भी ज्यादा बड़ा, और कैपेसिटेंस कितने का, 1 फैराड का। तो इतना बड़ा कैपेसिटर लेकर के क्या होगा जिसका कैपेसिटेंस बहुत कम है, ये अपने लिए यूजफुल नहीं है, इसीलिए ये अपने को पढ़ना नहीं है, ये सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन फील के लिए जो है सो इतना जानना आपको क्या था, जरूरी था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस निकालने में 2 चीज का यूज आ रहा है, पोटेंशियल का और कैपेसिटेंस का। ये 2 चीज जो है तो रिवाइज करके आइएगा। अब पोटेंशियल में देखिए कि एक रिलेशन आपको पढ़ाए थे पोटेंशियल निकालने के लिए, क्या, डेल्टा भी इक्वल टू ई डॉट आर करके पढ़ाए थे ना, उसको भी रिवाइज करके आइएगा। तो अगले दिन से जो हमारे सिलेबस में कैपेसिटर है जिसको बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन से। ठीक है, आज का ये कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन था, इतना पढ़ के आइएगा, तब अगले दिन का क्लास आपको समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। काफी आज के लिए, चलो ठीक।